नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच 5 राज्यों के लिए बीजेपी का चुनावी महामंथन और कैसे हुआ कासगंज हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर। 9 बजे की खबरों की शुरुआत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियों से। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी चिंतन बैठक है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के लिए आज का दिन चुनावी मंथन और अभियानों का दिन है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हो रही पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केरल में विजय यात्रा का शुभारंभ करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में बीजेपी के युवा मोर्चा के समारोह को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे। दिल्ली में जो बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी उसे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी 2 बार संबोधित करेंगे। पहली बार सुबह 10:30 बजे वो अपनी बात रखेंगे और फिर शाम को समापन होने पर बैठक को संबोधित करेंगे। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच बीजेपी की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज की मीटिंग के एजेंडे में भी किसान आंदोलन से निपटना, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी, सभी राज्यों की संगठनात्मक संरचना पर चर्चा है। उधर पश्चिम बंगाल में चुनावी गहमागहमी के बीच हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही। बंगाल में बढ़ती हिंसा पर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। चुनाव से पहले बंगाल का रक्त चरित्र और सुर्ख गाढ़ा होता जा रहा है। कल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने परिवर्तन यात्रा की झांकियों को निशाना बनाया। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इस दौरान 4 लोग घायल हो गए। যে হারমাত বাহিনীরা আছে टीएमसी के गुंडे आए, टीएमसी के नेता आए, हमारी परिवर्तन यात्रा की झांकियों पर अटैक किया गया। इससे हमारा एक कार्यकर्ता घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। ये हमला तब हुआ जब हमारे नेता दिलीप घोष वहां मौजूद थे। ওখানে আছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয় ওখানে উপস্থিত হয়েছেন। हमले के बाद पुलिस पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। बाद में पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई जिसमें टीएमसी के इस अटैक पर पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया गया। बीजेपी पर हमले हो रहे हैं तो टीएमसी भी चुप नहीं है। 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद में ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर हमला हुआ था। इस हमले का आरोप टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया था। अब मुर्शिदाबाद से पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद पकड़ा है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि पकड़े गए विस्फोटक का संबंध मंत्री पर हुए हमले से तो नहीं है। चुनाव के दौरान इस तरह की सियासी हिंसा न हो, इसके लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स का पहुंचना शुरू हो गया है। 25 फरवरी से पहले राज्य में पैरामिलिट्री के 11,000 जवान तैनात हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम के नारे के खिलाफ टीएमसी ने नई मुहिम छेड़ दी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जय श्री राम के नारे को महिलाओं के सम्मान से जोड़ना शुरू कर दिया है। जय श्री राम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। बंगाल में बीजेपी का ये जय घोष जितना गूंजता है, ममता बनर्जी को उतनी ही चिढ़ मचती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी के समारोह में ये जय श्री राम का उद्घोष हुआ तो वो मंच पर ही भड़क उठी। उसके बाद से ही बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को बार बार इसी नारे से चिढ़ाने की कोशिश करते रहे। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। बंका दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने यूपी में नए सियासी गठबंधन के संकेत दिए। बीजेपी को हराने के लिए शिवपाल यादव ने लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ एक साथ आने की अपील की है।
यूपी के आजमगढ़ में एक शादी समारोह में ओवैसी और शिवपाल यादव की मौजूदगी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। यूपी में छोटे दलों को साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे ओम प्रकाश राजभर भी वहां मौजूद थे। यूपी में इसे यादव, मुस्लिम और राजभर वोटों की गोलबंदी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी ये तीनों नेता एक साथ मुलाकात कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गैर बीजेपी वाद का नारा दिया है। साथ ही अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय से भी इनकार किया है। पूरा समाजवादी परिवार एक हो और समान विचारधारा के सभी लोग इकट्ठे हों और ज़रूरत भी है समय। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ज़रूरत है। अखिलेश से भी मैंने कहा सबको इकट्ठा करो, हमको भी भाई अलायंस कर लो। कासगंज में सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के साथ 1 लाख का इनामी शराब माफिया मोती का बीती रात एनकाउंटर हुआ। सिपाही की हत्या का आरोपी 1 लाख का इनामी मोती। कासगंज में सिपाही देवेंद्र की हत्या का आरोपी यही मोती है, जो 9 फरवरी की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। इसके पीछे यूपी पुलिस से लेकर एसटीएफ की टीमें दबिश दे रही थी। बीती रात पुलिस की सर्च ऑपरेशन में यह हत्या चढ़ गया, लेकिन पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में मोती मारा गया। उस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अपराधी मोती जो कि घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल रवाना किया गया। चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बिहार के छपरा से जम्मू कश्मीर तक आतंकियों के हथियारों की सप्लाई का सनसनीखेज मामला सामने आया। बिहार एटीएस ने छपरा से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कश्मीर में आतंकवादियों तक हथियार पहुंचाने का काम करता था। 6 फरवरी को जम्मू से गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह से पूछताछ हुई तो उसके तार छपरा तक जुड़े। बिहार एटीएस फौरन एक्टिव हुआ तो पता चला कि छपरा से 7 रिवॉल्वर कश्मीर तक पहुंचाए गए। आरोप है कि इसमें जावेद आलम और उसका भाई मुश्ताक शामिल है। एटीएस ने एक रिटायर्ड शिक्षक महफूज आलम के घर पर छापेमारी की। ये महफूज आलम का घर है और इसी घर से महफूज आलम के बड़े बेटे जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद का बड़ा भाई पंजाब में पढ़ता है। पहले उसे पुलिस ने पकड़ा था और उसके बाद अब जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घर है, आप देखिए जावेद का, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि परिवार वालों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आतंकवादियों के साथ इनका कोई कनेक्शन हो सकता है। कुछ पता नहीं है सर, अभी तो उसको 3 माह मात्र गया हुआ ही हो गया और 3 माह में कैसे वो संपर्क में आ जाएगा आतंकवादी का कि इस तरह का। वो कश्मीरी लोग पढ़ते हैं, हो सकता है कि उनसे वो सीनियर लोग होंगे चाहे जूनियर लोग होंगे। पुलिस का कहना है कि बिहार में अवैध हथियार बनाने का धंधा पुराना है, इसलिए हथियारों की तस्करी का आतंकवाद से लिंक जुड़ रहा है। बिहार में अवैध हथियार बनाने को लेकर के अलग अलग राज्यों की पुलिस से इंफॉर्मेशन काफ़ी समय से आती रही है और जब कभी भी जानकारी हुई है तो इसके बारे में फॉलो अप एक्शन लेते रहे। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये 2 वेज है। और दिल्ली के बेगम विहार इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या के बाद से काफी तनाव। शादी से इनकार करने पर आरोपी ने हथौड़े से वार कर नाबालिग की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने नाबालिग की हत्या से पहले पेशेवर अपराधी की तरह प्लान बनाया। पहले लड़की पर शादी का दबाव बनाया और जब लड़की ने इनकार कर दिया तो उसके सिर पर हथौड़े से एक के बाद एक कई वार किए और हत्या के बाद घर में ताला लगाकर फरार हो गया। मृतक नाबालिग लड़की ने उसके शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिसके बाद लईक खान को गुस्सा आया और उसने लड़की पर हथौड़ों से कई वार किए और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। दिल दहलाने वाली ये घटना दिल्ली के बेगम विहार इलाके की है। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त घर पर नाबालिग लड़की और उसका भाई मौजूद थे। उसने बोला था जा कौशल एक बार जा चिकन ले आ, तो मैंने चल मैं जाता हूँ तो अभी आ रहा हूँ कि ठीक है जल्दी आ। तो मैं वहाँ से आया तो मेरी बहन ने जल्दी आना। इसके बाद आरोपी ने लड़की को अकेला पाकर उसका हथौड़े से कत्ल कर दिया। थोड़ा सा मारा सर, कुछ भी नहीं था उसका, बिल्कुल सांस भी नहीं थी एक साथ होती। नहीं सिर पे मारा तो सिर पूरा ही सिर फाड़ दिया था सर। मेरे बच्चे को कुछ होता भी होता थोड़ा सा।
जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की की उम्र 17 साल थी, जबकि आरोपी लाइक 25 साल का था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां एक शख्स एक शादी समारोह में थूक कर रोटियां बनाते हुए पकड़ा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी रसोइये को गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, आप किसी शादी में जाएं और वहां आपको दूषित खाना परोस दिया जाए तो कितना गुस्सा आएगा। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के मेरठ में। कोरोना संक्रमण के बीच एक नानबाई ने शादी समारोह में आए मेहमानों को अपने थूक से बनी रोटियां खिलाई। आरोपी नौशाद तंदूर में रोटियां सेंकते हुए उन पर कितनी बार थूका, ये इस वीडियो में कैद हो गया। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तस्वीरें यूपी के मेरठ के अरोमा गार्डन की हैं, जहां 16 फरवरी को किसी शादी का आयोजन था। तंदूर में थूक वाली रोटियां सेकते नौशाद का वीडियो वायरल हुआ तो कुछ हिंदू संगठन एक्टिव हुए। आरोपी को एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने के बहाने बुलाया गया और उसे पकड़ लिया। जब आरोपी नौशाद को पुलिस के हवाले किया गया तो उसने कबूल किया कि वो पिछले 10-15 सालों से लोगों को थूक वाली रोटियां खिला रहा था। ये रोटी बनाते हुए तो क्या काफी टाइम हो गया सर। नहीं, वो काफी टाइम हो गया, करीबन 10-15 साल हो गए सर थूक लगाते हुए जी। पुलिस ने मेरठ के समर गार्डन इलाके में रहने वाले नौशाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमत ज्यादातर जगहों पर 90 रुपए के पार है और कहीं कहीं तो 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह से नेपाल से लगे बॉर्डर के इलाकों में पेट्रोल डीजल की तस्करी अब बढ़ गई है। इन 3 तस्वीरों से आप तेल की कालाबाजारी का पूरा खेल समझ सकते हैं। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर कैसे पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी हो रही है। बॉर्डर से बस 5, 10 या कहीं कहीं 20 किलोमीटर अंदर जाने की देर है। हालांकि बॉर्डर पर पहरा सख्त है, लेकिन 1 लीटर डीजल और पेट्रोल पर करीब 23 रुपए की बचत के लिए लोग कई तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। बिहार में पेट्रोल 93 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं नेपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 70 रुपए है। बस ज्यादा नहीं, सस्ता ये पड़ता है। एक बार भरवाने पर कितना फायदा हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज सुबह इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है।